बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रोक हमारा। स्ट्रोक की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। स्ट्रोक है क्या? स्ट्रोक जिसे हम सीपीए भी कहते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या फिर ब्रेन अटैक occurs in when there is blockage of the blood supply to the part of the brain or when the blood vessels in the brain burst। स्ट्रोक सीवियर या फिर ब्रेन अटैक होता क्यों है कि जब हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई में कोई ब्लॉकेज हो जाए या फिर वो बर्स्ट हो जाए तो लीड करता है हमारे ब्रेन टिश्यूज़ की इन्फेक्शन को। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रोक। Depending on the type of the stroke and extent of the damage, it can cause lasting brain damage, long-term disability or even death। तो डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रोक टाइप्स हैं स्ट्रोक की, डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें प्रेजेंटेशन मिलेगी। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक है हमारे पास। अगर हम टाइप्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी है कि काज की बेस पे इस्कीमिक स्ट्रोक होता है हमारे पास और हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। सेकंड है इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइट या ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड आर्टरी, वास्कुलर आर्टरी या ब्लड सप्लाई। तो हमें पता है ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो तीन ही मेजर आर्टरी के थ्रू होती है। एसीए इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है और लास्ट है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम फिर इसे लेबल कर देते हैं कि ये एसी है, एमसी है या फिर पीसी है। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, इस्कीमिक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिया में क्या होता है कि कोई ना कोई क्लॉट बन जाएगा, क्लॉट की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से इस्कीमिया होगा ब्रेन टिश्यूज़ का और ब्रेन टिश्यू की इन्फेक्शन हो जाएगी। और हेमरेजिक में है कि जो ब्लड सप्लाई है, जो आर्टरीज हैं ब्रेन की, वो रप्चर कर जाती हैं, हेमरेज हो जाएगा। एक्टिव ब्लीडिंग की वजह से ब्रेन टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज होंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक ऑन द बेसिस ऑफ साइट, वही एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी स्ट्रोक, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी स्ट्रोक है या फिर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी स्ट्रोक है। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो ये हमें प्रेजेंटेशन दी हुई है जो ऑरेंज कलर का है, जिसमें हमारी ये फ्रंटल लोब मोस्टली इन्वॉल्व हो रही है और सेंट्रल पार्ट है ब्रेन का, तो ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। टेम्पोरल और पाइटल रीजन जो है वो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का है और पोस्टीरियर साइड पे देखें जो ब्लू कलर का है वो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की सप्लाई है। तो जब एसी की इन्वॉल्वमेंट होगी तो ये जो ऑरेंज पार्ट है ये डैमेज होगा। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की वजह से ये ग्रीन पार्ट डैमेज होगा ब्रेन का और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की वजह से जो पोस्टीरियर पार्ट है ब्रेन का, ब्लू कलर का जो दिखाया हुआ है, ये इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे काजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। अब इसके रिस्क फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, मॉडिफाइएबल जिसे हम कहते हैं कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स और नॉन मॉडिफाइएबल या फिर अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स। पहले हम देखेंगे कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स। कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास आ जाती है ओबेसिटी। ओबेसिटी में वेट को कंट्रोल करना होता है। ओबीस लोगों में वैसे भी स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो हाइपरटेंसिव होते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उनका। मेडिकेशंस, डिफरेंट मेडिकेशंस की वजह से भी स्ट्रोक के चांसेस हो जाते हैं। हार्ट डिजीज़ेस हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी है, स्ट्रेस है, अल्कोहल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग, ये सब कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर हम इनको कंट्रोल कर लें तो स्ट्रोक के रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। सेकेंड टाइप है हमारे पास रिस्क फैक्टर्स की अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स, जैसे हमारे पास फैमिली हिस्ट्री है, एज है और सेक्स है, जिसको हम कंट्रोल, चेंज, मॉडिफाई नहीं कर सकते। स्ट्रोक साइंस, इसमें जो हमारे पास निमोनिक यूज़ होता है बी फास्ट। बी से बैलेंस है कि जब भी स्ट्रोक होगा तो इसमें पेशेंट का बैलेंस डिस्टर्ब होगा, लॉस ऑफ बैलेंस है, हेडिक है, सडन आर थंडर क्लैप, हेडिक आर डिजीनेस। सेकंड ई से क्या है कि आई रिलेटेड भी सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे ब्लड विजन है। एफ से क्या है, फेस है हमारा कि फेस इन्वॉल्व होगा लेकिन वन साइड ऑफ द फेस इज ड्रूपिंग। इसके बाद आर्म्स हैं, ए से आर्म्स आर लेग वीकनेस मिलेगी। एस से स्पीच है, स्पीच भी इसमें हमें एबनॉर्मल मिलेगी, स्पीच डिफ़िकल्टी स्पेशली स्लर्ड स्पीच मिलती है। और टी से टाइम है, टाइम टू कॉल फॉर एम्बुलेट इमीडिएटली। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट हार्म स्ट्रोक कुड काज। तो इसमें ये हमंकुलस दिखाया हुआ है सेंसरी सप्लाई के लिए और मोटर सप्लाई के लिए। इससे हमें ये पता चलता है कि
हमारा है कौन सा पार्ट ब्रेन का कितना पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। लेफ्ट साइड पे हमारा मोटर हेमिंकुलस है और राइट साइड पे सेंसरी हेमिंकुलस है। ब्लड सप्लाई है इससे नीचे वाली डायग्राम में, जिसमें ACA, MCA, इंटीरियर कोराइडल टेरिटरी है और BCA टेरिटरी मिल रही है। 7 डिफरेंट पार्ट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, वैसे तो हम एग्जामिनेशन में इन्वेस्टिगेशंस भी करा सकते हैं, बाकी सिस्टम भी चेक करेंगे, क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है तो हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे ही फोकस करेंगे। इसमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे उसमें है चेकिंग द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निशन। हमने पेशेंट का LOC का चेक करना है और कॉग्निशन लेवल चेक करना है, क्रेनियल नर्व के एग्जामिनेशन करनी है, सेंसरी सिस्टम असेसमेंट है, रिफ्लेक्सेस है और मोटर फंक्शन असेसमेंट है। अब इन सब कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके लिए हम 2 स्केल यूज़ करेंगे, GCS होता है और MMSE मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। ग्लासकोमा स्केल, अगर बेस्ड ऑन दी फाइनल स्कोर हम स्कोरिंग करते हैं। अगर पहले हम स्कोरिंग को देख लेते हैं, ये स्कोरिंग करते किस तरह से हैं। सबसे पहले तो हम आई रिस्पॉन्स देखते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं GCS के, आई है, मोटर है और वल्बर रिस्पॉन्स है। अब आई में क्या, अगर तो स्पॉन्टेनियस पेशेंट की आई ओपनिंग है 4, टू स्पीच है ऑन साउंड अगर उसने आइज़ ओपन की हैं तो 3, अगर तो पेन स्टिमुलस पे उसने आइज़ ओपन की है तो 2, अगर पेन स्टिमुलस पे पेन आइज़ ओपन नहीं की तो 1 मार्क देंगे। मोटर असेसमेंट हम किस तरह करेंगे, अगर तो वो हमारी कमांड को ओबे कर रहा है तो 6 है, अगर तो वो पेन को लोकलाइज कर सकता है तो हम इसे 5 देंगे, अगर तो वो पेन से विदड्रॉल रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करता है तो 4 है, अगर तो अब नॉर्मल फ्लेक्शन पैटर्न वो डेवलप करता है तो फिर हमारे पास 3 है, अगर अब नॉर्मल एक्सटेंसर रिस्पॉन्स देता है पेन स्टिमुलस को तो 2 है, अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो से हम 1 देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल में हम देखते हैं कि उसकी स्पीच जो है वो ओरिएंटेड है, अगर तो वेल ओरिएंटेड है उसकी स्पीच तो हम 5 देंगे। 4, अगर तो कंफ्यूज्ड स्पीच है 4, इनअप्रोप्रिएट वर्ड से कि हमने क्वेश्चन कोई और किया लेकिन आंसर कोई और मिला तो 3, इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड्स के कोई भी वर्ड प्रोडक्शन नहीं है सिर्फ साउंड्स हैं तो 2, और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है इनमें से कि साउंड भी प्रोड्यूस नहीं हो रही तो 1। तो इस तरह अगर हम इनको काउंट करें, आई के लिए हमारे पास मैक्सिमम 4 स्कोरिंग थी, मोटर के लिए 6 और वर्बल के लिए 5। 4 + 6 + 5 टोटल स्कोरिंग हमारी बनती है 15। तो 15 की जो हम एवेलुएशन करते हैं, माइल्ड हेड इंजरी हमारे पास मोस्टली होती है 13, जब 13 से 15 स्कोरिंग मिलती है, नॉर्मल भी वैसे 15 होती है। मॉडरेट हेड इंजरी में 9 to 12 स्कोरिंग मिलती है, कोमा के पेशेंट में 8 या 8 से भी कम, 8 से कम मतलब 8 से लेकर 3 के बिटवीन मिलती है, और डेड पर्सन का जो GCS होता है वो 3 है, क्योंकि हमने मिनिमम तीनों कंपोनेंट्स को 1 स्कोर दिया था। सेकेंड टेस्ट जो हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए करते हैं वो है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। इसकी जो टोटल स्कोरिंग है वो होती है 30, और 20 से 30 के दरमियान अगर हमें स्कोर मिल जाता है तो ये नॉर्मल रेंज है। अब हम मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के फर्दर कंपोनेंट देखेंगे कि इसमें हम टाइम ओरिएंटेशन पूछते हैं पेशेंट से, ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, डेट डे या फिर सीज़न का पूछते हैं। ये 5 क्वेश्चन है, तो अगर तो वो सही आंसर देते हैं हम उसे 5 स्कोर देंगे, अगर वो इनमें से किसी का भी सही आंसर नहीं करता तो 0। फिर हम प्लेस ओरिएंटेशन उसकी चेक करते हैं। प्लेस ओरिएंटेशन में हम 5 आइटम्स पूछते हैं, इसकी भी मैक्सिमम स्कोरिंग जो है वो 5 बनेगी। फिर रजिस्ट्रेशन है, इसमें हम कोई भी 3 इरेलीवेंट थिंग्स के नेम बताएंगे और वो पूछेंगे, अगर तो वो उसको रिपीट कर देता है तो 3 है। नेक्स्ट है अटेंशन। अटेंशन क्या है कि हम उससे कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कराएंगे कि पेशेंट कितना एक्टिव है, अटेंटिव है। तो इसमें मोस्टली जो कराया जाता है 100 में से 7 माइनस कराया जाता है 5 टाइम्स, अगर तो 5 टाइम्स वो 100 में से 7 की सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एक्यूरेट करता है तो वो स्कोरिंग बनेगी उसकी 5, क्योंकि उसने 5 अटैम्प्ट्स में ये किया है। और रिकॉल, जो हमने पहले 3 वर्ड्स बताए थे जो कि इररेलेवेंट थे, दोबारा हम उसे कहेंगे वो कौन से थे, ये रिकॉल हो जाएगा। अगर तो वो रिपीट कर देता है तो 3, अगर नहीं करता तो 0। फिर हम उसकी लैंग्वेज चेक करते हैं। लैंग्वेज में है कि हम डिफरेंट थिंग्स की तरफ वही पॉइंट करके उससे नेम पूछेंगे, अगर तो वो ठीक करता है तो हम उसे स्कोरिंग देंगे 8, अगर नहीं करता तो 0। फिर है हमारे विजुअल कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम कोई ना कोई फिगर कॉपी कराते हैं।
तो इस तरह हमारी टोटल स्कोरिंग हो जाती है 30। ये हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है सेंसरी सिस्टम असेसमेंट। सेंसरी सिस्टम में हम डर्माटोम्स उसके चेक करेंगे सुपरफिशियल सेंसेशन और डीप सेंसेशन के थ्रू। सेकेंड चीज़ हम जो चेक करते हैं इसमें हमारे पास वही डिफरेंट स्टिमुलेशंस आ जाती हैं, जैसे टच है, पेन है, वाइब्रेशन है, हमारे पास 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, ब्रेकनोसिस है जिसमें हम डिफरेंट वेट को डिफ्रेंशिएट कराते हैं कि पेशेंट डिफ्रेंशिएट कर सकता है या नहीं। स्टीरियोग्नोसिस में डिफरेंट ऑब्जेक्ट के शेप और उनके नेम पूछेंगे। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में वही नाम से पता चल रहा है 2 पॉइंट को कितना डिस्क्रिमिनेट कर सकता है पेशेंट। ग्राफिस्थीसिया में कोई ना कोई शेप हम पेशेंट की हैंड पे ड्रॉ करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये क्या ड्रॉ हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम आई क्लोज के साथ करते हैं। फोर्थ पे हमारे पास रिफ्लेक्सेस दो तरह के होते हैं, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैं और डीप रिफ्लेक्सेस हैं। डीप रिफ्लेक्सेस में जॉ रिफ्लेक्स है, बाइसेप रिफ्लेक्स है, ट्राइसेप रिफ्लेक्स है, नी जर्क है और एंकल जर्क है। इन सबको हम वन बाय वन चेक करेंगे। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में प्लांटर रिफ्लेक्स जिसे बेबिनिस्की साइन पे कहते हैं, स्केपुलर रिफ्लेक्स है, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स है, एनल रिफ्लेक्स है और क्रीनिस्टेरिक रिफ्लेक्स है। तो हमने सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस को भी इसमें चेक करना होता है। जांच के लिए वही मैंडिबल के सेंटर में हमने थंब प्लेस करना है और हैमर से हिट करेंगे तो माउथ उसका ओपन हो जाएगा स्लाइटली या फिर क्लोज हो जाएगा। बाइसेप रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हम बाइसेप टेंडन को हिट करते हैं, ट्राइसेप रिफ्लेक्स के लिए ट्राइसेप टेंडन को, नी जर्क के लिए हम पेटेला टेंडन को हिट करते हैं और एंकल जर्क चेक करने के लिए हम एक्लीस टेंडन को फोकस करते हैं। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में प्लांटर रिफ्लेक्स बेवेनिस्की साइन चेक करने के लिए हम लेटरल साइड ऑफ फुट पे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से उसे स्टिमुलस देंगे, इसे और मीडियल साइड पे ले जाएंगे तो नॉर्मल जो इसमें रिस्पांस प्रोड्यूस होता है वो होती है कि डोर्सिफ्लेक्शन हो जाती है फिंगर्स की, लेकिन टोज की सॉरी। लेकिन जो एबनॉर्मल रिस्पांस है जैसे हमें बच्चों में मिलता है या अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में मिलता है कि उसमें फैनिंग आउट हो जाएगी और प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगी। फैनिंग आउट हो जाती है और एक्सटेंशन में आ जाती हैं उसकी टोज इंस्टेड ऑफ फ्लेक्शन। स्केपुलर रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हम ये जो इंटरस्केपुलर रीजन है इससे स्क्रैच करते हैं किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, तो ये वाले मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एब्डोमिनल रिफ्लेक्स के लिए हम एब्डोमिनल मसल्स पे कोई ना कोई स्टिमुलस वही देंगे शार्प ऑब्जेक्ट से, तो एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एनल रिफ्लेक्स के लिए एनल जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है उसके अराउंड हम वही शार्प ऑब्जेक्ट से स्क्रैच करेंगे, तो जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्रीनिस्टेरिक रिफ्लेक्स हम अपर और मीडियल पार्ट ऑफ थाई जो है वहाँ पे कोई रिफ्लेक्स देते हैं, ये हम मेल्स में चेक करते हैं। इसमें हमें रिस्पॉन्स मिलेगा कि टेस्टिस जो है वो अपवर्ड मूव कर जाएंगे। फिर हमारे पास आ जाता है क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। क्रेनियल नर्व में हमें पता है 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, तो वन बाय वन हम इनको चेक करेंगे। सबसे पहले ओल्फैक्टरी नर्व है। ओल्फैक्टरी नर्व का फंक्शन होता है स्मेल करना, तो स्मेल के लिए हम डिफरेंट स्मेल पेशेंट से कराते हैं और उसे कहते हैं कि वो एक नॉस्ट्रल अपनी इंक्लूड कर दे और एक साइड से हम उसे कोई ना कोई वही स्मेल स्पेसिफिक जो होगी वो देंगे और उससे पूछेंगे ये कौन सी स्मेल है। इसी तरह हम वन बाय वन करके दोनों नॉस्ट्रल को चेक करेंगे। ऑप्टिक नर्व के लिए हम उसकी विजन चेक करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है कि हम विजुअल इक्विटी को चेक करेंगे, हम उसकी विजुअल फील्ड चेक करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस को चेक करेंगे, हम उसकी फंडोस्कोपी के थ्रू देखेंगे, लेंस को देखेंगे, आइरिस के साइज़ को देखेंगे, हम उसके जो हमारे पास फ्लूइड होता है अंदर उसको देखेंगे। ओकुलम और लास्ट पे हम देखते हैं रिफ्लेक्सेस। ओकुलोमोटर नर्व है, ट्रोक्लियर है और एब्ड्यूसेंट, इन सबको हम एक साथ चेक करते हैं थर्ड फोर्थ एंड सिक्स को। इसमें हम डिफरेंट आई मूवमेंट्स कराते हैं और आई के मसल्स चेक करते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व, ये हमारे पास मिक्स्ड नर्व होती है, नाम से पता चल रहा है। ट्राई मीन इसमें 3 ब्रांचेज होती हैं, ऑफ्थल्मिक है, मैक्सिलरी है और मैंडिबुलर है। जिसकी ऑफ्थल्मिक और मैक्सिलरी ब्रांचेज हैं वो प्योर सेंसरी हैं, लेकिन जो मैंडिबुलर है वो मिक्स्ड है। तो इस तरह हम ये 3 पार्ट्स में इसकी सेंसेशन चेक करेंगे। इसके सेंसरी कंपोनेंट को चेक करने के लिए मोटर के लिए हम चेक करते हैं ये लोअर चा की मूवमेंट्स करा के और उनको रजिस्ट करके। नेक्स्ट है हमारे पास फेशियल नर्व, नाम से पता चल रहा है फेशियल नर्व
हमारे फेस को सप्लाई करती है। ये भी सेंसरी होती है और मोटर होती है। सेंसरी सप्लाई इसकी जो है ये इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को सप्लाई करती है और फेशियल सप्लाई में ये सारे मसल्स हमारे फेस के और स्कैल्प जो है वो आ जाएंगे। तो इसके लिए हम डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन चेक करेंगे, जैसे फ्राउनिंग का फोरहेड है, स्माइल है, और इसके अलावा हम पेशेंट से कहते हैं कि वो विस्लिंग करे और माउथ क्लोज करे, माउथ ओपन करे। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, ये भी हमारे पास प्योर सेंसरी नर्व है। ये बैलेंस को कंट्रोल करती है, इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करती है और हमारी हियरिंग को कंट्रोल करती है। तो इसको हम चेक करने के लिए हम बैलेंस को चेक करते हैं। सेकंड चीज़ है बैलेंस, हम उसका सिटिंग में भी चेक करेंगे और स्टैंडिंग में भी। सिटिंग स्टैटिक बैलेंस चेक करेंगे, स्टैंडिंग स्टैटिक बैलेंस चेक करेंगे और स्टैटिक डायनामिक बैलेंस चेक करेंगे। इसके लिए बेस्ट जो हम कर सकते हैं वो BBS स्केल, बर्ग बैलेंस स्केल, बैलेंस कंपोनेंट के लिए। लेकिन कॉकलियर के लिए हम 2 टेस्ट करते हैं, रेनीज और वेबर टेस्ट, जिसमें हम ट्यूनिंग फोर्क यूज़ करते हैं। उसमें हम ईयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे ग्लोसोफरेंजियल 9th क्रेनियल नर्व। ग्लोसोफरेंजियल, ग्लोसो मीन टंग एंड फेरेंजियल मीन फेरेंक्स नर्व। तो इसमें ग्लोसोफरेंजियल जो है वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को सप्लाई करती है और फेरेंजियल मसल्स और पैराटाइन मसल्स को ये सप्लाई करती है। तो इसके लिए हम पेशेंट की स्पेलिंग को चेक करेंगे, उसका गैग रिफ्लेक्स चेक करेंगे, मसल ऑफ मैस्टिकेशन उसके चेक करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी वेगस नर्व। वेगस और ग्लोसोफरेंजियल को एक साथ ही चेक किया जाता है, क्योंकि वेगस नर्व भी पैलाटाइन और फ्रेंजियल मसल्स को सप्लाई करती है। वैसे इसका सिंपैथेटिक कंपोनेंट भी होता है, वो फिर हम सिंपैथेटिक सिस्टम में अलग से करेंगे। एसेसरी नर्व है 11th क्रेनियल नर्व, इसकी जो सप्लाई है पैलाटाइन मसल्स है, और ये फ्रेंजियल मसल्स को भी सप्लाई करती है। नेक मसल्स की बात करें तो स्टेनोक्लीडोमास्टाइड को सप्लाई करती है और ट्रेपीजियस को। तो वन बाय वन हम इन मसल्स को चेक करेंगे। पेलाटाइन और फ्रेंजियल मसल्स को चेक करने के लिए वही हम गैग रिफ्लेक्स उसका चेक करते हैं, हम उसके स्वेलविंग प्रोसेस करते हैं, स्वेलविंग को चेक करते हैं और हम उसके आर्च को चेक करते हैं, पेलाटाइन आर्च को टंग डिप्रेसर यूज़ करते हुए। स्टेनोक्लीडोमास्टाइड को चेक करने के लिए हम देखते हैं स्टेनोक्लीडोमास्टाइड के फंक्शन को रिजिस्ट करेंगे। स्टेनोक्लीडोमास्टाइड का फंक्शन होता है सेम साइड बेंडिंग एंड अपोजिट साइड रोटेशन। तो इन दोनों मोमेंट्स को जो हम रिजिस्ट करेंगे तो हमें इसकी पता चल जाएगी सप्लाई इंटैक्ट है या नहीं। लास्ट पे एसेसरी नर्व चेक करने के लिए हम ट्रेपीजियस मसल को चेक करते हैं। ट्रेपीजियस का फंक्शन होता है श्रगिंग ऑफ शोल्डर। तो जब हम श्रगिंग ऑफ शोल्डर को रेजिस्ट करेंगे तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा। हाइपोग्लोसल नर्व है। हाइपोग्लोसल नर्व जो है ये टंग के मोटर सप्लाई है, प्योर मोटर है। तो जितने भी टंग के मसल्स हैं ये उनको सप्लाई करती है। इसमें हम टंग की मूवमेंट को चेक करते हैं, टंग की कोई एट्रोफी डिस्ट्रोफी हुए हुए तो वो देखते हैं, टंग को प्रोट्रूड करा के डिफरेंट डायरेक्शंस में हम मूवमेंट कराते हैं और उसे रेजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे मोटर फंक्शन असेसमेंट। मोटर फंक्शन में हम टोन ऑफ मसल्स देखते हैं, पावर ऑफ मसल्स देखते हैं, बैलेंस एंड पोस्चर को देखेंगे एंड गेट। बैलेंस एंड पोस्चर का कंपोनेंट वैसे हमने वेस्टिबुलोकोक्लियर में भी कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम बर्ग बैलेंस स्केल जो है वो चेक करेंगे बैलेंस के लिए। पोस्चर के लिए हम उसके वही विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी गेट को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मसल टोन, पैसिव मूवमेंट। ये याद रखना है, जब भी हमने मसल टोन चेक करनी होती है तो वो पैसिव मूवमेंट से करते हैं। पैसिव मूवमेंट हमने थ्रू आउट रेंज करानी है, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ रेंज टू दी एंड ऑफ रेंज, और ये हमने एक ही टाइम पैसिव मूवमेंट करानी है और पेशेंट को टोन को असेस करना है। लेकिन इसका जो तरीका है, पहले हम साउंड लिम्ब पे करते हैं और फिर हम अफेक्टेड लिम्ब पे करते हैं, ताकि हम अफेक्टेड लिम्ब की टोन को साउंड से कंपेयर कर सकें। टोन ऑफ मसल्स में टोन इज असेस्ड टू डिटेक्ट इधर फ्लैसिडिटी और द स्पास्टिसिटी और द रिजिडिटी। फ्लैसिडिटी में टोन डिक्रीज हो जाती है, स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी दोनों में हमें टोन ज़्यादा मिलती है। टोन इज असेस्ड बाय परफॉर्मिंग द पैसिव मूवमेंट ऑफ मेजर जॉइंट्स आर अपर एंड लोअर लिम्स। तो जिस भी मसल की हमने टोन चेक करनी है, उसी मसल का हम फंक्शन पैसिवली परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज है पावर ऑफ मसल। मसल की स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो इसमें हम अपर लिम लोअर लिम दोनों के मसल चेक करते हैं। इसके लिए जो हम स्केल यूज़ करते हैं वो है मैनुअल मसल्स टेस्टिंग। इसकी जो ग्रेडिंग है 5 to 0 होती है। 0 पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता और 5 पे हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी मूवमेंट मिलेगी।
तो इसका जो हम स्टार्ट लेते हैं वो 3 से लेते हैं। सबसे पहले तो हमने पेशेंट को कमांड देनी होती है कि एंटी ग्रेविटी आप अपने कोई भी मूवमेंट करो जिस मसल को हम चेक करना चाह रहे हैं। सपोज हम बाइसेप को चेक करना चाह रहे हैं तो बाइसेप का फंक्शन क्या है, एल्बो फ्लेक्शन। तो जब हम फुल रेंज में एल्बो फ्लेक्शन करेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर तो पेशेंट कर लेता है तो हम इससे अपवर्ड जो है वो प्रोसीड करेंगे। जैसे ग्रेड 4 है और ग्रेड 5, तो ग्रेड 4 में हम मॉडरेट रेजिस्टेंस के साथ यही बाइसेप को चेक करेंगे और 5 में मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। और अगर 3 में वो नहीं कर सकता, जैसे हमने पेशेंट को कहा था कि अगेंस्ट ग्रेविटी वो मूवमेंट करे और पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो खुद से परफॉर्म कर सके, तो फिर हम ग्रेविटी इफेक्ट को मिनिमाइज़ करेंगे और उसे सपोर्टेड पोजीशन में वही मूवमेंट कराएंगे। तो इसे हम ग्रेड 2 देंगे। और अगर तो सपोर्टेड में भी वो फुल रेंज नहीं कर रहा तो ग्रेड 1 है, जिसमें हमें फ्लिकर मिलता है, और 0 में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। बैलेंस एंड पोस्चर है, इसके लिए हम रोमबर्ग टेस्ट चेक करते हैं, कोऑर्डिनेशन टेस्ट करते हैं। रोमबर्ग में होता है कि पेशेंट से कहते हैं कि वो जो है बोथ लेग्स बोथ फिट क्लोज टुगेदर विद आइज क्लोज स्टैंडिंग करे फॉर 1 मिनट। अगर तो पेशेंट स्टैंडिंग कर लेता है और वो कोई उसे स्वे भी नहीं आता मीडियल टू लैटरल या इंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो उसका बैलेंस ठीक है। और अगर उसे स्वे में आता है तो उसका बैलेंस डिस्टर्ब होगा। कोऑर्डिनेशन टेस्ट, कोऑर्डिनेशन के लिए हम वही अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को 1 बाय 1 चेक करेंगे। अपर लिम्ब के लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म कराते हैं वो है फिंगर टू नोज टेस्ट, और लोअर लिम्ब के लिए हील टू शिन टेस्ट कराते हैं। गेट असेसमेंट है, गेट प्रेजेंटेड विल बी हेमीप्लीजिक। अच्छा, अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ही प्रेजेंटेशन मिलती है, लेकिन इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हेमीप्लीजिक पेशेंट्स। हेमीप्लीजिक पेशेंट्स हैं तो उनमें हमें हेमीप्लीजिक गेट ही मिलेगी। वैसे पैराप्लीजिक जो होते हैं वो तो व्हील चेयर बाउंड होते हैं क्योंकि इनकी बहुत लोअर लिम्ब इन्वॉल्व है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप हो सकती है वो टेट्राप्लीजिक है, जिसमें चारों लिम्स उसके इन्वॉल्व होंगे, बोथ अपर लिम्ब एंड बोथ लोअर लिम्ब, और क्वाड्री में 4 लिम्स इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही ट्रंक के मसल्स की भी वीकनेस मिलती है। लेकिन हमारा जो इस प्रेजेंटेशन में फोकस है वो है हेमीप्लीजिक। तो ये आप देख सकते हैं जो ग्रे कलर की एक्सट्रीमिटी नज़र आ रही है, इसमें हमें हेमीप्लीजिक गेट मिलेगी, जिसमें वो सर्कमडक्टरी मेथड से सर्कमडक्ट करता हुआ उस इफेक्टेड लेग को फॉरवर्ड मूव करता है, और जो स्टिक है वो साउंड साइड पे है ताकि उसका वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फिज़िकल थेरेपी। ट्रीटमेंट ऑफ फिज़िकल थेरेपी में हम स्ट्रोक की रिहेबिलिटेशन को देखते हैं। जो फिजियोथेरेपी हमारे गोल्स हैं वो स्मार्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, एस से हमारे पास स्पेसिफिक होता है, एम से मेजरेबल है, अटेनेबल है, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। तो इसी के बेसिस पे हम गोल्स को 2 में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म में पेन को मैनेज करना है, लॉन्ग टर्म में री एजुकेशन करनी है, बैलेंस की गेट ट्रेनिंग करानी है उसकी, retain walking and restore mobility to maximize functional ability while allowing ongoing neuromuscular recovery to improve aerobic function। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोर एरियाज इन दिस स्ट्रोक फिजियोथेरेपी, जिसमें हमने पोजीशनिंग करानी है कि पेशेंट 2 आवर से ज़्यादा एक पोजीशन में ना रहे। अर्ली मोबिलाइजेशन करानी है कि वो खुद से ही स्पाइन से साइड लाइन से सीटिंग में आ सके। इसे हम कहते हैं वही मोबिलाइजेशन, बेड मोबिलिटी, ये हम कराएंगे। और जितनी जल्दी हो सकेगा हम उसे वॉक की तरफ, चाहे वो सपोर्टेड वॉक हो, वॉक की तरफ लेके आएंगे। सिटिंग बैलेंस उसका करना है, सिटिंग बैलेंस को पहले फोकस करेंगे। जब वो सिटिंग स्टैटिक बैलेंस हमारा इम्प्रूव होगा तो नेक्स्ट हम डायनेमिक बैलेंस पे फोकस करेंगे। जब बैलेंस उसका इम्प्रूव होगा तो हम जो है उसकी गेट पे फिर काम करेंगे। ट्रांसफ़र ट्रेनिंग है कि वो बेड से व्हील चेयर और व्हील चेयर से वापस बेड पे कैसे जाएगा। गेट री एजुकेशन है कि वो दोबारा से गेट अपनी कैसे स्टार्ट करेगा, वो कैसे चलेगा। अपर लिम्ब फंक्शनल रिहैब है, अगर तो उसका अपर लिम्ब इफेक्ट है तो उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए हम क्या क्या करेंगे। स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड टोन। जैसे ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं, अप्रोचेस जो हम यूज़ करते हैं वो बात कंसेप्ट है, CIMT PNF टेक्निक्स है, ब्रॉनस्ट्रॉम कंसेप्ट है।
ये हमारे पास 4 मेजर टेक्निक्स हैं। वो बात में ये है कि हम जो एनर्जी पैटर्न बनती हैं उनको एबनॉर्मल पैटर्न को इनहिबिट करते हैं और नॉर्मल पैटर्न को प्रमोट करते हैं। CIMT कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड मोमेंट थेरेपी है। इसमें हम अफेक्टेड लिम्ब को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कराते हैं और जो अनइफेक्टेड होता है उसे हम बाउंड कर देते हैं। PNF हम हमारे पास है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक, जिसमें हम होल्ड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराते हैं या फिर जो एनर्जी पैटर्न डेवलप हुए होते हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हम डायगोनल पैटर्न करवाते हैं। D1 फ्लेक्शन, D1 एक्सटेंशन, D2 फ्लेक्शन, D2 एक्सटेंशन। तो ये हम अपर लिम्ब पे भी कराते हैं और लोअर लिम्ब पे भी कराते हैं ताकि वो सिनर्जी पैटर्न ब्रेक हो और नॉर्मल पेशेंट की टोन हमें अचीव हो। ब्रनस्टॉर्म टेक्निक है। ब्रनस्टॉर्म वो बात की अपोजिट है। इसमें हम एबनॉर्मलिटी को ही, इस एनर्जी पैटर्न को ही यूज़ करते हुए नॉर्मल मूवमेंट कराते हैं। हाइड्रोथेरेपी ये हम कराते हैं रेजिस्टिव ट्रेनिंग के लिए। पोजीशनिंग वही पेशेंट की करानी है प्रॉपर। पोजीशनिंग है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की जो उसके जो पाथवेज ख़त्म हो चुकी हैं उनको दोबारा से डेवलप कराना। तो वो मूवमेंट दोबारा हमने इतनी टाइम्स, मिलियन टाइम्स करानी होती है ताकि जो पाथवेज डैमेज हो चुके हैं वो दोबारा से जनरेट हो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज प्लस कन्वेंशनल रिहेबिलिटेशन थेरेपी। इसमें हम वही ट्रंक कंट्रोलेबिलिटी है, बैलेंसबिलिटी है, वॉकिंग फंक्शन एंड एक्टिविटी डेली लिविंग। कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें हमने अफेक्टेड साइड को मैक्सिमम यूज़ कराना है। ये देखें जो उसका साउंड लिम्ब है उसे हमने वही ग्लव लगा दिया है और वो अपने इफेक्टेड लिम्ब को ही यूज़ कर रहा है अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। लिम्ब फंक्शन ट्रेनिंग फॉर द स्ट्रोक हेमीप्लीजिया, जिसमें ये डिफरेंट लिम्ब फंक्शंस हो रही हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के। बेड मोबिलिटी है। बेड मोबिलिटी में कि वो अपनी पोजीशनिंग कैसे चेंज करेगा। स्पाइन पे अगर हम फर्स्ट पिक्चर में देखें तो पेशेंट स्पाइन लाइन में है। स्पाइन से वो उसने क्या किया है, जो उसकी साउंड लिंक थी उसको फ्लेक्स किया है। फ्लेक्स करने के बाद वो क्या कर रहा है कि विद सपोर्ट वो साइड बेंडिंग कर रहा है इफेक्टेड साइड पे ही। और इफेक्टेड साइड पे वो जब साइड बेंडिंग कर रहा है तो वो अपनी जो साउंड लिम्ब है, जो लिम्ब अपर लिम्ब मतलब जो हैंड उसका वो अप साइड था उसे यूज़ करते हुए वो बेड से उठने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पिक्चर 5 में देखें विद सपोर्ट वो अब उठ गया है फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से और प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में पेशेंट अब आ चुका है। ट्रांसफ़र बिटवीन बेड एंड व्हील चेयर फॉर हेमीप्लीजिक पेशेंट। इसके लिए वो सबसे पहले तो हमने उसके अपर एक्सट्रीमिटी पे वर्क करना है ताकि वो लोडिंग कर सके और रिस्क ऑफ फॉल उसका कम हो। ट्रंक मसल्स और अपर लिम्ब की मसल्स जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हम ट्रांसफर्स नहीं कर सकते। पिक्चर में हम देख सकते हैं कि पेशेंट जो है वो स्पाइन बोर्ड यूज़ कर रहा है बेड से व्हील चेयर पे आने के लिए और व्हील चेयर से बेड पे जाने के लिए, और साथ ही वो अपने ट्रंक और अपर लिम्ब के मसल्स जो हैं वो यूज़ कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो ट्रांसफ़र पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है इसकी गेट ट्रेनिंग। गेट ट्रेनिंग में हम वॉकिंग गेट यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो हम वॉकिंग गेट यूज़ करते हैं स्टार्ट में तो उसका बैलेंस वही डिस्टर्ब होता है तो हम फ्रेम यूज़ कराते हैं, लेकिन जैसे जैसे बैलेंस पे हम काम करते हैं, बैलेंस में इम्प्रूव मिलता है तो फिर हम उसको क्रचेस की तरफ लेके आते हैं। तो क्रचेस में होता है कि हम पहले हम बोथ क्रचेस यूज़ कराएंगे हेमीप्लीजिक पेशेंट में। अब हेमीप्लीजिक पेशेंट में वो दोनों क्रचेस और एक जो साउंड लिम्ब है वो यूज़ करेगा। तो जो अफेक्टेड लिम्ब है उस साइड पे नॉन वेट बेरिंग रहेगी कि अफेक्टेड लिम्ब उसका स्विंग फेज में ही रहेगा। तो इसमें जो हम प्रोग्रेशन करते हैं गेट ट्रेनिंग में 3 पॉइंट वॉक, क्योंकि 2 क्रचेस और एक साउंड लिम्ब। स्टार्ट में हमने वेट बेरिंग नहीं करानी अफेक्टेड लिम्ब पे। सेकंड जो हमारा स्टेप होता है प्रोग्रेशन में वो है हमारे पास 4 पॉइंट वॉक, जिसमें हम अब अफेक्टेड लिम्ब पे पार्शियल वेट बेरिंग कराएंगे और बोथ क्रचेस पे भी वेट बेरिंग होगी। तो ये 4 पॉइंट है। अब क्या है कि हमने फुल वेट बेरिंग करानी है क्योंकि साथ साथ हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी तो करा रही हैं। तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हमें जैसे जैसे मिलेगी हम उसकी क्रचेस ख़त्म कर देंगे, इंडिपेंडेंटली वॉक कराएंगे। तो वो 2 पॉइंट है। इसमें जो प्रोग्रेशन अब हमें मिली है 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और फिर क्या है 2 पॉइंट वॉक। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है।
मेनली इसमें हमने जो फोकस किया है स्ट्रोक का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और फिर टाइप में हमने फोकस किया है हेमीप्लेजिक पेशेंट को। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसी तरह कोई और क्लिनिकल का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।